वालेकुम। एडवोकेट अली हैदर। आज का हमारा टॉपिक है QSO, कानून शहादत ऑर्डर 1984। QSO बेसिकली कहलाता है एडजेक्टिव लॉ। क्योंकि ये लॉ की खसूसियात बयान करता है। और QSO को हम प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो प्रोसीजर भी बताया गया है। जो QSO है, ये जब बना था, ये किस चीज़ पे बेस करता था, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए QSO को बनाया है, तो ये वो हर इंजंक्शंस जो हमारे इस्लाम में बताए गए हैं, जो लेट डाउन किए गए हैं कुरान पाक में और सुन्ना में, उनको मद्देनज़र रखते हुए QSO को जो है, इनका जो भी आर्टिकल्स है, इनको बनाया गया था। मेन जो है नज़रिया वही है। अब QSO को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जिसमें चैप्टर 1 से लेके 6 तक में रखा है, उसमें क्या बताया गया है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। और पार्ट 2 जिसमें चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 8 तक रखा गया है, जिसमें बताया जाता है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स। और पार्ट 3 जिसमें चैप्टर 9 से लेके 13 तक बताया गया है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस। तो आज हम कुछ आर्टिकल्स को कवर करेंगे अपने आज के लेक्चर में। तो जो QSO का पहला आर्टिकल है वो कहलाता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड्स एंड कमिटमेंट्स। तो ये इसमें ये बयान किया गया है कि जो QSO है ये सिर्फ एक प्रोविंस या जैसे स्पेशल लॉज होते हैं कि स्पेसिफिक एक एरिया के लिए नहीं है, बल्कि ये ऑल ओवर द पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। QSO जो है ये पाकिस्तान के जो भी इलाके पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उन सब पे लागू किया जाता है। सब इसको फॉलो करेंगे, इसी के मुताबिक ही एविडेंसेस विटनेसेस वगैरह रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो और के जो पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, जो भी जैसे फॉरेन कोर्ट्स के बारे में मेरे पहले लेक्चर में आपको समझाया हुआ कि फॉरेन कोर्ट्स क्या होती हैं, वहाँ पर ये नहीं होता। अब कि ये एप्लीकेबल किन किन पे होता है, जैसे क्रिमिनल है बिल्कुल उस पर QSO लागू होता है, सिविल है उसमें भी होता है, बाकी जो है हमारी फैमिली कोर्ट्स हैं उस पर नहीं है। बाकी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर वो लेना चाहें कहीं पे भी इस चीज़ का साथ कि कोई एविडेंस उन्होंने रिकॉर्ड करना है विटनेसेस को, तो वो कर सकते हैं। लेकिन एक है जिस पे बिल्कुल भी ये नहीं लागू होता, इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं होती, वो होता है कहलाता है जो आर्बिट्रेटर्स हैं हमारे। आर्बिट्रेटर्स जैसे कोई पंचायती फैसला, ये मैंने बिल्कुल आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया। वैसे तो आर्बिट्रेशन भी एक बहुत वास्ट हमारा है लेक्चर है उसके बारे में, लेकिन मैं सिंपली समझा रहा हूँ कि जो पंचायती फैसले होते हैं, जो आर्बिट्रेशन होती है, वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती QSO को। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1। अब हम जाते हैं आर्टिकल नंबर 2 के। आर्टिकल नंबर 2 का जो टाइटल है वो है इंटरप्रिटेशंस, के कोर्ट्स कौन कौन सी इंक्लूड की गई हैं इसमें, कौन कौन से जजेस। तो जो भी जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, एक्सेप्ट, फिर वही बात आ जाती है आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स को छोड़ के जितने भी जजेस मैजिस्ट्रेट्स हैं वो सब इंक्लूड होते हैं QSO में, कि जहाँ पर भी जज मैजिस्ट्रेट्स का नाम आएगा सिर्फ आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर वो सब का सब उनके इसी QSO को फॉलो करते हुए एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। आर्टिकल 2 का जो क्लास B है उसमें बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कि एनी मैटर कि जो भी एक्सप्रेस किए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं, कोई मार्क है, चाहे लेटर है, चाहे कोई फिंगरप्रिंट है, चाहे कोई फिगर है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस में आएंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर किसी पत्थर पे कोई चीज़ का मार्क है और वो जो है रिलेवेंट करता है उस केस के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा, वो डॉक्यूमेंट में आएगा, क्योंकि मार्क है, मार्क तो एविडेंस आ गया, फिर वो कौन सा कहलाएगा, डॉक्यूमेंट। अच्छा, जो आर्टिकल 2 का क्लॉज C है वो कहलाता है एविडेंस, कि हर वो स्टेटमेंट्स जो कोर्ट परमिट करे, जिसकी इजाज़त दे विटनेसेस को, कि जो रिलेट कर रहे हों उसी केस के साथ, उसी मैटर के साथ, उसी इश्यूज़ के साथ, उनको हम क्या कहलाएंगे, ओरल एविडेंसेस। कि जैसे कोई भी इंक्वायरी हो रही है उसमें जिस चीज़ की इजाज़त दी जाएगी, परमिशन होगी, वो रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस। अभी आर्टिकल 3 आ जाता है। आर्टिकल 3 का टाइटल होता है कि हु मे टेस्टिफाई, कि कौन है जिसको जो इस काबिल है कि जिसकी हम गवाही कबूल कर सकते हैं, कि कोर्ट जो मान सकती है कि इसकी गवाही है। देखिए इसमें एज लिमिट नहीं देगी। अगर कोई छोटा बच्चा भी है, 9 से 8 साल से भी कम उम्र का बच्चा है, लेकिन वो अगर समझ बूझ रखता है सही और गलत की, उस चीज़ को समझता है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो वो भी कैपेबल है कि उसको एज अ विटनेस हम
प्रोवाइड कर सकते हैं कोर्ट में, वो अपनी एविडेंसेस रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी हाँ, कुछ इसमें एक्सेप्शंस दी गई हैं, जैसे अगर कोई बंदा है, ओल्ड एज है, वही सब बात आ जाती है कि उसको उस चीज़ की समझ नहीं आती कि क्या सही है क्या गलत है, वो जो है उसको वो इस काबिल नहीं है कि उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जाए। या कोई बंदा है वो अपनी किसी डिजीज़ में मुब्तला है, चाहे वो फिज़िकली है, मेंटली है, कोई भी ऐसा इशू है, तो वो भी इसके नहीं है कैपेबल कि उसकी हम एविडेंस रिकॉर्ड करें। और एक अहम चीज़ होती है कि कोई भी ऐसा शख्स कि वो देखें हर चीज़ की समझ बूझ भी रखता है, माइनर भी नहीं है कि बिल्कुल छोटा भी नहीं है कि उसको किसी चीज़ का पता भी नहीं है, ओल्ड एज भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रिस्ट्रिक्शन है कि भाई वो एज अ विटनेस नहीं कबूल किया जाएगा। वो कौन सा शख्स होता है जिसको परजुरी कन्विक्टेड हुआ हो। परजुरी कन्विक्टेड क्या होता है? जिसने झूठी गवाही दी है और झूठी गवाही उस पर साबित हो चुकी थी और वो सज़ा काट के आया है उस चीज़ की, तो उसको दोबारा किसी और केस में एज अ विटनेस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, कोर्ट अलाउ नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस कैपेबल नहीं है कि उसकी विटनेस एविडेंस रिकॉर्ड की जाए। बट उसके आगे भी एक एक्सेप्शन दी गई है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है इस चीज़ से कि भाई वो उसका पास्ट था, उसने झूठी गवाही दी, उसकी सज़ा काट के है, लेकिन अभी जो है वो सुधर गया, क्योंकि हम जैसे मुसलमान हैं, हमारा इस चीज़ पे अकीदा है कि अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे, जितना भी आपसे कबीरा गुनाह हुआ है, हमारा रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमा देता है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यही पॉइंट है, अगर कोई बंदा बिल्कुल पहले उसने कन्विक्शन हुई है उसकी परजुरी कि उसने झूठी गवाही दी थी, उसकी सज़ा उसने काटी है, लेकिन अब वो सुधर चुका है, तो उसको भी अलो कर सकती है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले झूठी गवाही दी हुई है। थैंक यू।